बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। नावल मेरे चारागर, जिसकी राइटर हैं रुखसाना निगार अदनान। उसकी ये छठी एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। उसकी आंख खुली तो वो राफ़े के कमरे में थी। उसके बेड पर कमरे में कोई मौजूद नहीं था। उसके जिस्म पर अरूसी लिबास उसी तरह था। भारी कामदानी दुपट्टा पिन्नों के साथ उसी तरह सर से टिका हुआ था। माथे का टिक्का एक तरफ तिलक गया था। उसने जलती आंखें बंद कर ली और फिर फ़ौरन ही खोल ली। शोर शोर, इसी शोर की वजह से शायद उसकी आंख खुली थी। राफ़े के कमरे की खिड़की उस रोज़ की तरह ज़ोर ज़ोर से दूसरे बंद पेट से टकरे मार रही थी। बाहर हवा शां शां कर रही थी। बारिश अभी भी हो रही थी। हवा का तेज़ झोंका थोड़ी थोड़ी देर बाद बूंदों की एक बौछार सी उस खुले पट से अंदर की तरफ उछाल देता। बेड की दाएं साइड इस बौछार से काफ़ी भीग चुकी थी। उसने ज़रा सा खुद को बाएं तरफ खिसका लिया। हवा रुकी, खिड़की का पट साकिन हो गया तो मध्यम होती बारिश की किनमिन सुनाई देने लगी। ये बारिश किस कदर मनहूस है। उसने मेरी ज़िंदगी का कैनवस कितने सारे रंगों से खाली कर दिया। इसके पानी के रेले में मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत ज़िंदगी के सब रंग बह गए और बचा क्या है, ये बदसूरत मंजर। उसने नज़र उठाकर उस मुख्तसर से कमरे की तरफ देखा। उसकी दीवारों पर शायद 4-5 साल पहले कलई करवाई गई थी और अब वो जगह जगह से बदरंग फीकी गहरी सिलन ज़दा होकर अखड़ चुकी थी। चिप्स वाला गदला गदला सा टूटा फूटा फर्श, जिसके दरमियान में एक चटाई बिछी हुई थी। खिड़की से ज़रा हट के राइटिंग टेबल और चेयर, सामने दरवाजे के साथ दीवार में एक लकड़ी के 2 पट वाली अलमारी। दरवाजे के दूसरी तरफ कोने में पत्थर के स्टैंड पर एक आराइशी गमला रख दिया गया था जिसमें मसनूई फूल लगे हुए थे। उन फूलों के शोख रंग कमरे के इख्तिसार और गुर्बत का जैसे मजाक उड़ा रहे थे। हाँ, बेड उस दिन कमरे में नहीं था। सिंगल चारपाई पर मैट्रेस पड़ा था। ये शायद अभी ख़रीदा गया था। ना कोई सेज सजी थी, ना रेशमी चादर थी बेड पर, ना फूलों की लड़ियाँ, ना कोई खुशबूदार गुलदस्ता। सीधा सपाट कमरा, जैसे उसके मुंह पर जैसे कोई तमाचा मारा गया हो। क्या ज़रूरत थी ऐसी शादी की, महज ताया जी की हठ धर्मी और झूठी अना की तस्कीन के लिए? आखिर ताया जी ऐसा क्यों किया? एक बार फिर उसका जहन सवालों के पेंडोलम के साथ झूलने लगा। आखिर रबिया उनकी अपनी बेटी भी तो थी, अपनी खाला के घर कहीं दिन और रातें गुजार के आई थी। अक्सर वहाँ जाकर रात रुकने की इतला करती। और उस खाला ने भी तो लव मैरिज की थी, ताया जी के अताब का निशाना बनी। सादिया बेगम, पुप्पो और मैं। उसने सर ज़ोर ज़ोर से पटका। अंदर की जंग सबसे निढाल कर देने वाली होती है। उसने आंखें मूंद ली। आंखों में भी दिए जलते हुए अंगारे रख दिए थे। बारिश एक बार फिर तेज़ हो गई थी। ये बारिश कभी उसकी कमज़ोरी थी और जब बारिश बरसे दिन हो जाते तो उसके बरसने की दुआएं मांगा करती थी। बारिश उसे कुदरत की तरफ से अपनी लग्जरी लाइफ में एक बोनस की तरह लगती थी जो बिन मांगे ही अक्सर मिल जाया करता था। जिस दिन कुदरत उसे बारिश का ये बोनस अता करती, उसकी खुशी दीदनी होती। इस पूरे घर से 5 गुना तो उनका बड़ा लॉन था जिसमें मुल्की और गैर मुल्की यो खुश रंग फूलों की क्यारियाँ लगी थी। आलूचे, अनार और आम लीमू के पेड़, और ऐसे सुहाने मौसम में इन पेड़ों से आती मशहूर कुन खुशबू किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफ़ी होती। जोया और फरियाल को भी बारिश में नहाना पसंद था। दोनों घंटों लॉन में टेरेस टहल टहल कर नहाया करती थी। और अभी यहाँ ऐसे दीवाने मौसम को शेड के नीचे खड़े होकर या बरसती बारिश में गुलाबी हथेलियाँ फैला फैला कर एंजॉय करती। और कातिल मौसम की ये कैसी कातिल अदा थी जिसने उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियों का दिन दहाड़े कत्लेआम किया था और वो सिवाय बेबसी के और कुछ नहीं कर सकती थी। हाथ पाँव तो इधर आ पड़ी थी। खामोशी की हकीकत की तलखी फिर उसे खुशगवार माजी के मनाजिर से खींचकर उस घुटन ज़दा कमरे में ले आई थी। ये सब लोग कहाँ चले गए? एकदम से अपनी तन्हाई का एहसास हुआ। उसने उठने की कोशिश की मगर एक ज़ोरदार चक्कर आया और वो दोबारा तकिए पर गिर सी गई। उसी वक्त वॉशरूम में टूटने से पानी गिरने की आवाज़ आई। कोई उधर मौजूद है। उसने ज़रा सा गर्दन घुमाकर अपने बाएं तरफ बने वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा। फूफो कहाँ चली गई? उसने दुखते सर को अपनी उंगलियों से दबाया। फूफा जान किस कदर ख़तरनाक लग रहे थे और शायद गुस्से में। पता नहीं उन्होंने मुझे अंदर कैसे आने दिया। उसे बेहोश होने से पहले का मंजर याद आने लगा। कमबख्त, तूने सारी ज़िंदगी मेरे साथ धोखा किया। पहले मोहब्बत का ढोंग रचाकर मुझे इस शादी के मनहूस बंधन में जकड़ा। खाली हाथ, सर झाड़, मुंह पहाड़,
ये मनहूस शक्ल लेकर मेरी ज़िंदगी में नहूसत बिखेरने आ गई। सारी ज़िंदगी मैं तेरी वजह से पैसे पैसे को तरसता रहा। सोच था खुदा ने बेटा दिया है, वक्त आने पर इसको कैश करा लूँगा। चंद दिन, फ़कत चंद दिन तो मैं भी खुशी, सुकून और आसाइश के देख सकूँगा। तूने कुतिया मेरे इस ख्वाब को भी चकनाचूर कर डाला। एक दिल दोस्त चीख सुनाई दी तो उसका दिल जैसे सीना फाड़ कर बाहर आने लगा। वो चीख यकीनन पुप्पो की थी। एक और मनहूस और अपने जैसी यतीमों, बेसहारा नसीबों जली उठाकर ले आई है। तू दुश्मन मेरी खुशियों की, मेरी ज़िंदगी, मेरे ख्वाबों की। मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। या तो इस बदबख्त को छोड़कर आ जिस गन से उठाकर लाई है, या आज आखिरी कलमा पढ़ ले। मैं आज तेरी। दूसरी घुटी घुटी चीख पर उसके हाथ पांव कांपने लगे। वो घबरा कर उठ बैठी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? वो अपने लर्जते कांपते बर्फ हाथों को एक दूसरे में जकड़ा कर कांप रही थी। उसी वक्त वाशरूम का दरवाज़ा खुला। राफे बादामी कलर का शलवार कुर्ता पहने बाहर निकला था, तौलिए से गीले बाल रगड़ता हुआ। उसकी पहली नज़र फक चेहरे के साथ हरासा सी अबिहा पर पड़ी थी। उठ गई। तुम ठीक हो अब? नज़र से भी सरसरी लहजा, जैसे वो रोज़ ऐसे सोती जागती रही हो। राफे ने कहते हुए तौलिया राइटिंग टेबल की चेयर पर डाला। उसी टेबल की दराज में से हेयर ब्रश निकाला और टेबल के सामने दीवार पर लगे आईने में खुद को देखते हुए बड़े इत्मीनान से बाल संवारने लगा। वो आवाज़ आना भी बंद हो गई थी। वो अभी हरासा नज़रों से राफे को तके जा रही थी। उस वक्त राफे को उससे कोई झिझक, गुरेज कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। तुम उठकर चेंज कर लो। उसने ब्रश दोबारा दराज में डाला और मुड़कर उसकी तरफ आया। वो ज़रा सिमट कर बैठ गई। उसे खुद उस बाहरी लिबास में उलझन हो रही थी। खिड़की का पट ज़ोर से टकराया। मुझे मालूम है तुम्हारे लिए ये सब गैर मुतवक्की है। उसने राइटिंग टेबल की कुर्सी घसीटी और ज़रा आगे करके कुर्सी पर बैठ गया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरे लिए। वो रुका। सुनाने बैठूंगा तो ये एक बहुत रवायती सा अफसाना कहानी हो जाएगी। मुझे अपने ननियाल से, अपने मामुओं से सख्त नफरत थी, जिन्होंने मेरी माँ की ज़िंदगी को राह में आए ज़रा से पत्थर से ज़्यादा अहमियत ना दी। एक ठोकर मारी और संगदिल ज़माने के सुपुर्द कर दिया। मैं उनके लिए अपने दिल में रत्ती बराबर नरमी नहीं पाता था। उनके लिए सख्त दिल था और हूँ, मगर मेरी माँ आज भी अपने पत्थर दिल भाइयों के लिए नरम गोशा रखती है। उसी नरम गोशे का नतीजा है कि तुम आज इधर बैठी हो, मेरे सामने मेरी बीवी की हैसियत है। वो एक पल को रुका, उसके चेहरे पर बेतासुर से नज़र डाली। शायद आसमान से फरिश्ते भी आ जाते तो भी मैं कभी इस रिश्ते के लिए राज़ी ना होता, क्योंकि मैं बहरहाल अपनी माँ की तरह आला ज़र्फ नहीं। ना मुझे ऐसी बेफैज़ नेकियां करने का शौक़ है जो पत्थरों के साथ इस उम्मीद पर की जाए कि कभी तो वो पिघलेंगे। मगर क्या करता, मुझे मजबूर करने वाला कोई फरिश्ता नहीं मेरी माँ थी। वो माँ जिसकी ज़रा सी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसने परसों शाम मेरे पैरों में अपना दुपट्टा रख दिया तो मेरा जी चाहा मैं उसी वक्त ज़मीन के अंदर समा जाऊँ कि मैंने अपनी माँ को इतना मजबूर क्यों किया कि उन्हें अपना दुपट्टा मेरे कदमों में रखना पड़ा। वो धीमे लहजे में कहते हुए पल भर को ठहरा। बहरहाल मेरे ख्याल में ये एक मजबूरी का बंधन है, ज़रूरत का रिश्ता जिसमें दिली जज्बात का ज़रा भी अमल दखल नहीं। ये तो थी मेरी कहानी। उसने गहरा सांस लिया। तुम्हारी कहानी बहरहाल मुझसे ज़्यादा तकलीफ है कि इस सारे हादसाती अमल का बराह रास्त निशाना तुम्हारी ज़ात बनी। तुम जो एक मिलिटेंटर मैन की बीवी बनने जा रही थी, आज तकदीर के बेरहम फैसले के नतीजे में मुझ जैसे टुटपुंजिए की बीवी बनी बैठी हो। अरमान तो तुम्हारे भी चकनाचूर हुए हैं, ख्वाब तो तुम्हारे भी टूटे हैं, और इस सब में मेरा कुछ हाथ नहीं। तुम्हें मालूम है, पता नहीं वो क्या कहने जा रहा था। उसे राफे की हमदर्दी ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही थी। अबिहा, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। इसके बावजूद कि मैंने सदा अपने ननियाल से नफ़रत की है, तुम मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी ज़िंदगी में आई हो। इसके बावजूद मुझे मालूम है मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर तुम्हें अपने निकाह में लिया है, और मैं इस अहद के साथ कोई धोखा नहीं करना चाहता। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था, कम से कम 5 साल, या जब तक मैं अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा ना हो जाता। लेकिन सब कुछ तो ऐसे नहीं होता जैसे हम सोचते हैं। उसने अपने गीले बालों में उंगलियां चलाई। और अमूमन ऐसा होता है जिसका हमें गुमान तो नहीं, कहीं लाशऊर में भी नहीं होता। मैं भी अभी खुद को ज़हनी तौर पर इस नए ताल्लुक़ को कबूल करने पर खुद को तैयार नहीं पाता, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे वजूद से खुदा न ख्वास्ता इनकारी हूँ। तुम की तरफ देखने लगा। तुम मुझे कुछ वक्त दो, 5 साल नहीं, 7
6 महीने तक, ताकि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की हर आसाइश ना सही मगर एक बाइज्जत ज़िंदगी के असबाब पैदा कर सकूं। सरदस्त मेरे इम्तिहान सर पर हैं। इसके बाद रोज़गार का हसूल और एक अच्छा सा घर। तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। इस दौरान मेरा दिल बेगैरत, मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोल, तूने क्यों मेरे साथ ये दाव किया? क्यों मेरी ज़िंदगी की हर खुशी को छीनने में, तबाह करने में तुझे मुसर्रत मिलती है? तू मर क्यों नहीं जाती? मेरे गले से अपने मनहूस वजूद का फंदा उतार क्यों नहीं देती? चल, मैं आज तुझसे ये मेहरबानी कर देता हूँ, तुझे मौत नहीं आती और ख़ुद ब खुद तो तू मरने वाली भी नहीं। ढीठ, बेहया। वही खौफनाक भयानक आवाज़, उसके साथ ही पुप्पो की एक घुटी घुटी सी दर्दनाक चीख। अभियान ने बेसाख्ता डरकर अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। उसकी कलाइयों में पड़ी चूड़ियाँ खनखना उठी। राफे के माथे पर शिकनों का जाल सा तन गया। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। आज तुम यहीं रह जाओ, कल से रोशी का कमरा शेयर कर लेना, मैं ऊपर स्टोर में सो जाता हूँ, वह जत में कहते हुए बाहर निकल गया। दिमाग ख़राब हो गया आपका? क्यों जीते जी हमें रोज़ मारते हैं? एक ही बार हम सबको जहर देकर मार क्यों नहीं दिया आपने? उसी फासले से राफे की आवाज़ आई, जिधर से पुप्पा जान की खौफनाक धार और पुप्पो की सिसकियाँ आ रही थी। फिर आवाज़ों का वॉल्यूम बिल्कुल बंद हो गया और चंद मिनटों बाद मुकम्मल खामोशी छा गई। बारिश शायद थम गई थी। खिड़की का पट बहुत हौले हौले चू चू की आवाज़ के साथ दूसरे पट के साथ टकराने की कोशिश करता और आधे रास्ते से ही पलट आता। पंखे के घरर घरर पर उसने अभी गौर किया था। उसकी आवाज़ तो खिड़की के पट से भी ज़्यादा तकलीफ देती। वॉशरूम से आती टूटने के टपकने और पानी के कतरों के गिरने की आवाज़, तीनों आवाज़ें आपस में मधुगम होकर उसके सर की तकलीफ़ को और बढ़ा रही थी। उसने सर पीछे की तरफ टिकाकर खुद को तकिए पर गिरा लिया। राफे की कोई भी बात उसकी समझ में नहीं आई थी। पुप्पो के साथ क्या हो रहा है? पुप्पा जान का इसरार वहीं था जिससे वो खौफजदा हो जाया करती थी। आगे क्या होगा इस घुटन ज़दा माहौल में? मैं कैसे रह सकूंगी? उसकी कनपट्टियों में जैसे पटाखे से छूटने लगे। वो उठ गई। तुम अभी अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? रोशी चौखट से ज़रा आगे होकर पूछ रही थी। उसने जवाब देने की कोशिश की मगर खुश्क हलक से एक भी लफ्ज़ ना निकल सका। अब ठीक हो तुम? वो उसके पास आई तो उसने ज़रा सा सर हिला दिया। शुक्र है तुम्हें होश आ गया। खाना ले आऊँ तुम्हारे लिए? उसने घर के कपड़े पहन रखे थे, उड़े उड़े से बाल, मलगजा लिबास, रोई रोई सी आंखें। वह अभिया से नज़रें चुराए कह रही थी। नहीं, उसने बामुश्किल कहा। तो फिर दूध ले आऊँ? अब कुछ तो खा लो, इस तरह तो और वीकनेस हो जाएगी तुम्हें। मैं दूध लेकर आती हूँ। वो जाने को मुड़ी। रोशी, उसने नकाहत ज़दा आवाज़ में उसे पुकारा तो वो जाते जाते रुक गई। इस खिड़की का दूसरा पट भी खोल दो। उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। पंखा चलने के बावजूद कमरे में घुटन बहुत ज़्यादा हो रही थी। बिया उठी कि नहीं? उसी वक्त पुप्पो अंदर आई। उसने अपनी पूरी तवानाई मुजतमा करके उन्हें देखा। उनका सारा चेहरा सूजा हुआ था, जैसे भिड़ों के छत्ते से होकर आई हूँ। आंखें नज़र ही नहीं आ रही थी। माथे तक आसमानी दुपट्टा अच्छी तरह लपेट रखा था। माथे के करीब पड़ा बड़ा सा नीला घूमर जिसमें से खून रस रहा था, दुपट्टे की बकल में नहीं आ सका था। रोशी, बिया को खाने को ला कर दो। उन्होंने उससे नज़रें मिलाए बगैर रोशी से कहा। जी अम्मी, मैं दूध लेने जा रही थी, आपके लिए भी गर्म करके ले आऊँ? रोशी सर झुकाकर बोली। वो पुप्पो की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी। नहीं, मैं अब सोऊंगी। तुम बिया को कुछ दो। राफे की तबीयत ठीक नहीं, वो ऊपर स्टोर में सोने चला गया। तुम फारिग होकर बिया के पास ही आकर लेट जाना और इसे कपड़े भी दो, ये चेंज कर ले। वो उसकी तरफ देखे बगैर रोशी से मुखातिब थी। पुप्पो, उसने उन्हें पुकारा तो उन्होंने ज़रा कि ज़रा उसे देखा। उसकी नज़रों में हज़ारों सवाल थे। बेटे, मेरे सर में बहुत दर्द है, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं, तुम भी आराम करो, मैं भी सोने जा रही हूँ, सुबह बात करेंगे। जिस चीज़ की ज़रूरत तो रोशी से कह देना। अल्लाह हाफिज़। उन्होंने ज़रा सा उसके सर को छुआ और वापस मुड़ गए। उनकी चाल भी गैर मतवाजुन थी। लड़खड़ाते हुए वो कमरे से निकली। पिया, मैं तुम्हारे कपड़े ला देती हूँ, पहले तुम चेंज कर लो, नहाना है तो नहा लो, फिर मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। रोशी किसी मामूल की तरह उसे बताकर बाहर निकल गई और वो माऊफ होते दिमाग के साथ उसे जाता देखती रही। अगली सुबह किस कदर बेजार कुन थी। उसे रात भर नींद नहीं आई थी। एक नई जगह, बेआराम माहौल, इतने बड़े हादसे की जुज़ियात सारी रात वक्फे वक्फे से उसे जगाती रही। ये मेरे साथ क्या हो गया? थोड़ी थोड़ी देर बाद एक ही सवाल की तकरार। मेरे अपनों ने मेरे साथ क्या किया? सबसे दुख देने वाली सोच, क्या मैं अब सारी ज़िंदगी इस हौलनाक माहौल और डरबे में गुजार दूंगी? पिछली ज़िंदगी बस एक ख्वाब लगा करेगी। मैं क्या करूं? कैसे इस ज़िंदगी में लौट जाऊं? बेचैनी से वो करवटें ही लेती रही। और क्या सुहाग रात ऐसी होती है, बगैर शौहर के, उसकी एक भी सताइश नज़र के बगैर।
हकीकत हाल में पास हुई। रोशी को देखकर और एक दुख देने वाला तौहीन अमेज़ सा एहसास जाग उठता। मैंने और ज़रियाब ने क्या क्या न सोचा था इस रात के बारे में। यही एक सोच थी जिससे वो बहुत बचने की कोशिश करती रही, और ये सोच उसके परेशान ख्यालों को बार बार डंक मार रही थी। रात बीत गई, उसकी सोचें तमाम ना हुई। मुअज्जिन ने बड़ी लगन से अजान दी थी। सुबह अंधेरे का पुरफसू वक्त और उसकी आंखों में जलती रात, जो अभी भी पलकों की दहलीज पर बैठी मजीद रात जगह मनाने का मुतालबा कर रही थी। बड़े ज़ौक़ और शौक़ से मुअज्जिन की पुकार पर लब्बैक कहते नमाजी मस्जिद की तरफ जा रहे थे। खुली खिड़की से लोगों के कदमों की चाप, खनख्वारने की आवाज़ें, गला साफ करने और किसी शनासा को देखकर सलाम करने की आवाज़ें अब उसकी परेशान ख्याली में रोज़न बनाने लगी। आखिर उसने पलकें मूंद ली, घर की तरफ करवट ले ली। आखिरी आवाज़ जो सोने से पहले उसकी समाअतों ने सुनी, वो एक चिड़िया की चूँ चूँ थी जो खिड़की में आकर बैठ गई थी। इसके बाद उसे कुछ होश नहीं रहा। राफे बेटा, कहाँ जा रहे हो? आज तो घर रहो। पुप्पो की तेज़ आवाज़ पर उसकी आंख खुल गई। सर किसी फोड़े की मानी दुख रहा था और आंखों पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिए थे। उसने दुखते बदन के साथ आहिस्तगी से करवट ली। वॉल क्लॉक पर सुबह के 9 बज रहे थे। गोया वो 3 घंटे सोई थी। अम्मी, मुझे यूनिवर्सिटी ज़रूरी जाना है। एक दोस्त से ज़रूरी नोट्स लेने हैं। लाइब्रेरी से 2 किताबें इशू करवानी है। जाते जाते मुझे वैसे ही 10 बज जाने। इधर ही जॉब पर निकल जाऊँगा। राफे की सपाट आवाज़ पर उसकी नीम ख्वाबदीदा सी समातों ने अंगड़ाई से ली। बेटा, कम से कम आज का दिन तो रुक जाओ घर पर, पुप्पो मलतजी लहजे में बोली। शाम को वलीमा की तकरीब है। तुम्हारे चाहे 10-15 लोग होंगे, मगर तुम्हारा होना तो ज़रूरी है। अम्मी, मैं शाम से पहले आ जाऊँगा। मुझे घर पर रहकर क्या करना है? खाने का ऑर्डर होटल में दे रखा है। 20-22 कुर्सियाँ ही लगवानी है सहन में, आकर लगा लूँगा। अब आप मुझे जाने दें। उसका लहजा बहुत बेजार कुन था। क्या मुझसे भी ज़्यादा? उसने जलती आंखें बंद की। अच्छा चलो, बिया के साथ नाश्ता तो कर लो। रात भी तुम तबीयत की खराबी का कहकर चले गए। वो क्या सोचती होगी? अम्मी, वो कुछ नहीं सोचती होगी। अब उसके सोचने के लिए मैं सारी ज़िंदगी की मेहनत दाव पर लगा दूँ? एक तो आपने इस कदर अजलत में ये सब कुछ मेरे सर पर ठोस दिया। एकदम से मेरा जहन माऊफ हो गया। प्लीज़ मुझे मज़ीद परेशान मत करें। मुझे सुकून से एग्ज़ाम देने दें। राफे ने शायद माँ के आगे हाथ जोड़ दिए थे। अच्छा, मैं तुम्हें अब मज़ीद तंग नहीं करूँगी। बस तुम नाश्ता बिया के साथ कर जाओ, फिर भले चले जाना। नाश्ता तैयार है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। रोशी, रोशी! उन्होंने रोशी को पुकारना शुरू किया। जी अम्मी। रोशी, बिया को उठाओ जल्दी से, वो फ्रेश हो ले तो भाई भावज का नाश्ता कमरे में लगा दो। वो जल्दी जल्दी उसे हदायत दे रही थी। अम्मी, अम्मी, मुझे देर हो जाएगी। आप समझती क्यों नहीं? मैंने अब सारी ज़िंदगी अब बिया के साथ नाश्ते करने हैं। आज मुझे बख्श दे। राफे को गुस्से से बोला। रोशी उसके सर पर आ खड़ी हुई थी। बिया, गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ उठ गई तुम। मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए, उस्त्री के वाशरूम में लटका दिए। तुम उठकर फ्रेश हो जाओ और नाश्ता कर लो। कल से खाली पेट हो। उसने अब बिया को हदायत देते हुए वाशरूम का दरवाज़ा खोला और सरसरी नज़र से अंदर का जायज़ा लिया। सब कुछ है, मैं टॉवल दूसरा ला देती हूँ, कहते हुए वो बाहर निकल गई। उसका उठने को बिल्कुल ही जी नहीं चाह रहा था। वो अभी कम से कम 2 या 3 घंटे और सोना चाहती थी, इसीलिए लेटी रही। तुम उठी नहीं? उठो ना बाबा, जल्दी करो। उधर भाई ने जल्दी मचा रखी है और अम्मी की ज़िद थी कि आज दोनों को नाश्ता इकट्ठे ही करवाएंगी। प्लीज़ अब उठ जाओ, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। रोशी, मेरे सर में दर्द है, मैं अभी रेस्ट करना चाहती हूँ। कोशिश के बावजूद अपना लहजा सख्त नहीं कर सकी थी। नाश्ते के बाद तुम बेशक सारा दिन रेस्ट करना, तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब उठ जाओ प्लीज़। उसने जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए कमरे की सारी चीज़ें समेटना शुरू की। उसकी दरख्वास्त पर कान धरे बगैर मजबूरन उसे उठना पड़ा। नहाने से वाकई उसकी तबीयत फ्रेश हो गई थी। सर का दर्द भी काफ़ी हद तक कम हो गया था। वो अभी बाल ब्रश कर रही थी कि रोशी ने डाइनिंग टेबल से किताबें और दूसरी स्टेशनरी की चीज़ें उठाकर दस्तरख्वान बिछा दिया। बहुत अच्छी लग रही हो, फिरोज़ी कलर बहुत उठ रहा है तुम्हारी रंगत पर। यह सूट मैंने अपनी पसंद से ख़रीदा था, अच्छा है ना? उसके एहसास दिलाने पर ही उसने सरसरी नज़र से पहने के लिबास को देखा। उस पर हल्के रंगों से आरका की कढ़ाई हुई थी। बीच बीच में तिल्ले का काम भी था। सादगी और परकारी का अच्छा कम्बिनेशन था। वाकई रोशी की चॉइस अच्छी है, उसने दिल में दाद दी और फिर बाल सुलझाने लगी। उसने मिनटों में नाश्ता टेबल पर लगाया था। बाहर से एक और कुर्सी घसीट कर ले आई और टेबल के आगे रख दी। कमरे में नाश्ते की गर्मा गर्म खुशबू फैल गई। भैया, थोड़ा मेकअप तो कर लो, वो ठटकी। नहीं, ऐसे ही ठीक है। उसने बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर शानों पर ओढ़ा। ज़रा भी ठीक नहीं, सिर्फ लिपस्टिक और थोड़ा सा परफ्यूम।
उसने जल्दी से आगे बढ़कर मेकअप किट से मैरून कलर की लिपस्टिक निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई और परफ्यूम की बोतल भी। उसे मजबूरन दोनों काम करने पड़े। जोया, बिया का नाश्ता हम दोनों लेकर जाएंगे ताईजान की तरफ, और ताईजान की तरफ, और ताई जाई जी से ज़बरदस्त किस्म के सूट लेंगे। फरियाल की आवाज़ अचानक उसके कानों में गूंजी। परफ्यूम स्प्रे करता हुआ उसका हाथ थम सा गया। हाँ, तुम चले, तुम ज़रूर जाओगे। जोया के बगैर तो तुम अपना हनीमून मनाने भी ना जाओगे, फरियाल ने फ़ौरन कहा। जी नहीं, हारिस मुंह बनाकर बोला। देखा जोया, इसकी सारी मोहब्बत तुमसे मुंह देखेगी। हनीमून के लिए फ़ौरन झंडी दिखा दी, फरियाल ने जोया को उकसाया। हाँ, तो भाइयों की कैटेगरी यही कुछ तो करती है। अब ज़रिया भाई को देखो, अभी तो मुझे बहन बना रखा है, शादी होते ही आंखें भर फेर लेंगे, बल्कि वलीमा की सुबह ही। जोया ने फ़ौरन ज़रियाब को लपेटा जो वहीं बैठा था। 6 माह, फ़कत 6 माह पहले की तो ये बात है। शादी की सारी प्लानिंग ज़रियाब के इस विज़िट पर बनी थी, और आज वलीमा की सुबह कुछ भी नहीं था। ना जोया, ना हारिस, ना ज़रियाब, ना मम्मी के हाथों से तैयार हुआ नाश्ता, ताई जी की बलाएं, ना ताया जी की मोहब्बत भरी नज़रें। ये घुटा घुटा सा माहौल, राइटिंग टेबल पर बिछे कपड़े के दस्तरखान पर चुना घर का नाश्ता। राफे कुर्सी पर आकर बैठ चुका था। भैया आ जाओ, अब नाश्ता ठंडा हो रहा है। रोशी ठंडे दूध का जग अंदर रखने आई थी। उसे यूं खोई खोई खड़ा देखकर फ़ौरन बोली। उसने चौंक कर इर्द गिर्द देखा और हाथ में पकड़ी परफ्यूम की बोतल साइड टेबल पर रख दी। अभी तो भैया को यकीन आने में बहुत दिन लगेंगे कि वो कहाँ है। राफे की सरगोशी इतनी धीमी ना थी कि वो सुन ना सकती। क्या ये मेरे दिल में, मेरी सोचों में झांक सकता है? सुस्त कदमों से नाश्ते की टेबल की तरफ बढ़ते हुए उसने सोचा, सब कुछ तो मैंने चेहरे पर सजा रखा है, किसी का पढ़ लेना क्या मुश्किल है भला। उसके दिल ने फ़ौरन जवाब दिया। हलवा पूरी, नान, चने, ऑमलेट, फ्राई अंडे, मक्खन, स्लाइस, जैम की बोतल और दूध का जग। टेबल खूब भरी हुई थी। नाश्ते की खुशबू सूंघते ही उसकी सोई हुई भूख जाग उठी थी। उसका दिल चाहा था उसी वक्त टूट पड़े, मगर अब जैसे भर सा गया था। वो हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम, राफे ने बहुत जताकर ऊंची आवाज़ में कहा तो उसने एक नज़र उसके फ्रेश चेहरे पर डाली और नज़रें झुका ली। अच्छी लग रही हो रात की निस्बत। बहुत आहिस्ती से बोला गया जुमला उसकी समाहतों को बहुत अचानक लगा था। उसके हाथ ठंडे होने लगे। मेरा ख्याल है ये सब चीज़ें खाने के लिए हैं, देखने के लिए नहीं। जब चंद मिनट तक उसकी पोजीशन में फ़र्क न आया तो राफे ने कहा। वो बहुत जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था। एक पूरी खाने के बाद अब वो नान के बड़े बड़े नवाले ले रहा था। मुझे जाना है जल्दी, इसलिए उसने बड़ा सा नवाला निकला, वरना आमतौर पर इतने आदमखोर तरीके से नहीं खाता। तुम परेशान तो नहीं हो रही? खाओ ना, वो बामुश्किल वक्फा लेकर बोला था। अच्छा, भूख नहीं है, वो खुद ही सर हिलाकर बोला। तो उसका जी जल गया। फिर उसने नाश्ते को हाथ भी ना लगाया। अम्मी, मैं जा रहा हूँ। ये आपकी भतीजे ने नाश्ता नहीं किया, आप आकर इन्हें अपने हाथों से लुक़मे खिला दें। मेरे पास इन चोंचलों का वक्त नहीं है। खुदा हाफिज़। वो जल्दी जल्दी कहते हुए बाहर निकल गया था। फिर पुप्पो और रोशी ने ही अंदर आकर ज़बरदस्ती उससे नाश्ता करवाया। पुप्पो के माथे का घूमर ठीक हो चुका था और ज़ख्म पर सनी प्लास्ट लगा रखा था। मोहब्बत भरे इसरार के दौरान भी वो उससे नज़रें नहीं मिला रही थी। रोशी, बच्चे चाय ले आओ। उनके कहने पर रोशी 5 मिनट में चाय ले आई थी। ये कितना काम करती है। मैंने तो कभी कोई काम नहीं किया, और कुछ दिनों बाद भी सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। रोशी की फुर्ती देखकर उसे नई परेशानी लाहक हुई। अपने अब्बू को उठाना था, उठकर नाश्ता तो कर लेते, पुप्पो ने धीमी आवाज़ में कहा। उठाया था, वो गहरी नींद सोए हुए हैं, अभी फिर उठाती हूँ जाकर, रोशी ने बेतासुर लहजे में जवाब दिया। बेटा, शाम को वलीमे की तकरीब है। दिल तो था कि खूब धूमधाम से करते, मगर ये तो सारा काम ही इस कदर अजलत में हुआ, मैं ढंग से किसी को इनवाइट भी ना कर सकी, और दूसरे राफे के एग्ज़ाम। बहरहाल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी करनी है। 15-20 लोग होंगे, शाम की तकरीब है। तुम अब रेस्ट करो, शाम तक फ्रेश हो जाओगी, पुप्पो ने जाने से पहले उसे बताया। मेरा ख्याल है तुम्हें भाभी जान की याद आ रही है। फ़ोन लगा होता तो बात कर लेती। वैसे तो फ़ोन तो 2-3 दिन में लग जाएगा, फिर मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा। वो जाते जाते रुक कर बोली। मुझे किसी से बात नहीं करनी, उसने दिल में जवाब दिया। फिर शाम तक उसने खूब रेस्ट किया, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उसके जिस्म ने खूब रेस्ट किया और दिमाग ने दुख भरी लंबी मुसाफत तय की, एक तकलीफ़देह सोच से दूसरी दर्दनाक सोच तक। शाम को उसे रोशी और उसकी एक सहेली ने गोल्डन और कॉफ़ी कलर का राजस्थानी कुर्ता पजामा पहनाया था, और बकौल उन दोनों की उस पर खूब उठ रहा था। रोशी, माशाल्लाह। पुप्पो अंदर कुछ कहने आई थी, उसे देखकर बेख्तियार उसका माथा चूम कर बोली, अल्लाह नज़रे बद से बचाए। रोशी बिया को
को जेवर ना डालना। वो बहुत आहिस्ती से रोशी से बोली, फिर भी उसने सुन लिया। जी अच्छा। रोशी का दुपट्टा पिनअप करने लगी थी, रुक गई। भैया जेवर कहाँ है? रोशी उससे पूछने लगी। सामने दराज में। उसने साइड टेबल की दराज की तरफ इशारा किया। इसमें तो नहीं है। रोशी ने पहली दराज के बाद दोनों टेबल्स की दराज खोल कर देखी। मैंने तो इसी में रखे थे, उसने कुछ परेशानी से जवाब दिया। रोशी भी परेशान सी हो गई। जेवर मेरे पास है रोशी, ये तुम बिया को पहना दो। उसी वक्त पुप्पो एक हल्का सा गले का सेट, लॉकेट सेट और 6 चूड़ियाँ लेकर आ गई। उसे बहुत अजीब सा लगा कि पुप्पो ने जेवर क्यों लिए उधर से। क्या मुझ पर एतबार नहीं था? फिर ये जेवर सारे तो मेरे हैं, उन्हें अपने पास रखने का हक नहीं है क्या? उसे गुस्सा आने लगा। पुप्पो उसके तासुरात से बेखबर जेवर देकर जा चुकी थी। रोशी ने उसे जेवर पहनाकर दुपट्टा देकर जा चुकी थी। रोशी ने उसे जेवर पहनाकर दुपट्टा उड़ा दिया। उसी वक्त पुप्पा जान अंदर आ गए। उसके दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई। रात के बाद उसने उन्हें देखा था। माशाल्लाह रोशी, तुम्हारी भाभी जान तो खूब चमक रही हैं। वो उसके पास आकर खड़े हो गए। उसने सूखे अलग से सलाम किया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। देखो तो, कहते कहते अजीब से अंदाज से उन्होंने उसकी थोड़ी को 2 उंगलियों से ऊंचा किया और उसके चेहरे पर नजरें गाड़ दी। कानों की दोनों साइडों से बारी बारी दुपट्टा खिसकाकर कुछ देखा, फिर थोड़ी छूकर कानों के झुमके को छुआ। उनकी गर्म उंगलियां उसके कानों की लोहे पर पल भर को रुकी। बिया के जिस्म में करंट सा दौड़ गया। उसका जी चाह उठकर भाग जाए। फिर उनका हाथ कानों से सफ़र करता हुआ उसकी गर्दन पर आकर ठहर गया। काफ़ी हल्का सेट है, बस यही जेवर है इसकी माँ ने? उन्होंने आमियानापन से रोशी से पूछा। अप्पू जी, रोशी जैसे गुस्से जब्त करके बोली। चूड़ियाँ बस 6? उन्होंने उसकी कलाई छुई। अंगूठियाँ तो 8 हैं। उनकी नज़रें उसकी हनाई अंगूठियों पर आकर रुकी। अब्बू प्लीज़ जाइए आप इधर से। रोशी ने उन्हें कंधे से पकड़कर ज़रा सा हटाया। जा रहा हूँ, आखिर मेरी बहू है, देखने का हक नहीं रखता मैं? उनकी नज़रों में वही पुरस्रारियत समाई थी जिससे बिया को खौफ आता था। ठीक है, मगर मेरी उम्मीदों से बहुत कम। बंगले में कंगले निकले तुम्हारे नन्याली तो। कमरे से जाते जाते उन्होंने एक कटीली नाकदाना नज़र उसके पूरे सरापे पर डाली थी। पिया के जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से दुपट्टे का किनारा गहरे गले पर रख लिया तो पुप्पा जान ने उसकी इस तरह भी हरकत को नज़र भर कर देखा और एक इस्तज़ाइया हंसी हंसकर बाहर चले गए। उसे सहन में बिठाया गया था। सहन में 20 के करीब कुर्सियां जोड़ जोड़ कर बिछाई गई थी। मर्द हजरात को शायद बैठक में बिठाया गया था। सिर्फ मोहल्ले की चंद खवातीन थी। सब ने 100-100 रुपये सलामी दी। 100-100 के सुर्ख नोट जैसे हंस हंस कर उसका मजाक उड़ाते हुए गुलगुल हुए जा रहे थे। भाई मैं तो अपनी बहू को सलामी में 50,000 दूंगी। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बहू है मेरी। फिर एक ही एक बेटा है। सोचो तो 50,000 भी कम है। वो बहुत लाड से बोली। बड़ी खूबसूरत दुल्हन है। सादिया ने बड़ा ऊंचा हाथ मारा है। सुना है भतीजी है। कभी भाइयों भाभियों को तो आते जाते देखा नहीं, फिर अचानक भतीजी कहाँ से उग गई? खवातीन में से कोई सरगोशी के से अंदाज में बोली थी। और ऐसी अचानक शादी, रात तो रात, ये भी तो देखो। दूसरी ने लुकमा दिया। कह तो रही हैं सादिया बेगम, कोई इमरजेंसी हो गई थी। बाकी अल्लाह जाने सच क्या झूठ क्या। अरे क्या दुल्हन के घर वाले ना आएंगे? खाना उनके इंतज़ार के बगैर ही खोल दिया। थोड़ी देर बाद एक और हैरत भरी आवाज़ उसने सुनी। उसका झुका हुआ सर जैसे मन भरका हो गया। अपने हुस्न की ऐसी सस्ती नुमाइश का तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसने जेवर गोया नोच नोच कर उतारा था। वो लिबास तब्दील करने जा रही थी जब रोशी उसका गोल्डन पर्स खोलकर रकम गिनने लगी। 900 रुपये हैं, ये तुम ध्यान से रख लो। उसकी हदायत पर बिया का जी चाह उसके सामने उन नोटों की पुर्जा पुर्जा कर डाले। कैसा तकदीर ने उसके साथ मजाक किया था। वो जवाब दिए बगैर कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गई। किसके लिए 4 मन का जोड़ा लादे फिरती? कौन मरा जा रहा है उसकी दीद की तड़प में? राफे खाने से आधा घंटा पहले आया था। इसके बाद दोबारा उसने राफे की शक्ल नहीं देखी थी। वो कपड़े बदल कर आई तो रोशी बेड की चादर झाड़ चुकी थी। रहने देती कपड़े, भाई को देख लेते, उसने आहिस्ती से कहा। उसके मुंह से यही निकला। अम्मी रोशी के हाथ मेरे लिए चाय ऊपर भिजवा दीजिएगा और कल से मेरा कमरा भी साफ़ करवा दीजिएगा। मेरी स्टडीज़ का हर्ज हो रहा है। राफे की बुलंद आवाज़ उस समेत पूरे घर ने सुनी। इंसल्ट के गहरे एहसास से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। इस घर में मैं किस हैसियत से लाई गई हूँ? रुख फेर कर वो बाल सुलझाने लगी और आंखों में उतरते पानी को अंदर उतारने लगी। राफे हद करते हो, कम अज़ कम आज की रात तो नीचे बिया के पास। बेटा बच्ची क्या सोचेगी? तुम्हारा ये सलूक, और यही कुछ करना था तो मुझे उसी वक्त जवाब दे देना था। मैं गुनहगार तो ना होती।
पप्पू ने धीमी आवाज़ में घर कहा। अम्मी, मैं जो कर रहा हूँ इसे काफ़ी समझी। बिया अब यही है इस घर में, और मैं भी। मुझे अभी सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम देना है। मैंने आपकी बात मानने के साथ ही ये शर्त रखी थी कि बाद में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। शब्बा खैर। वो तेज़ तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ फलांग गया। अभिया के हाथ से हर ब्रश नीचे गिर गया। सारा जिस्म जैसे सुन्न हो गया था। वो बेड के किनारे टिक कर बैठ गई। रोशनी चुपके से बाहर निकल गई। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।